डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोग्राफ और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि हाइड्रोग्राफ होता क्या है। हाइड्रोग्राफ जैसे ये कोई रिवर है और इस रिवर में जो वाटर फ्लो है, तो हाइड्रोग्राफ क्या है, किसी एक निश्चित पॉइंट पर, ये कोई निश्चित पॉइंट है, इस निश्चित पॉइंट के ऊपर किसी निश्चित समय के अंदर इस पॉइंट के ऊपर कितना डिस्चार्ज जो है, पानी का कितना जो वाटर का डिस्चार्ज जो है उसको शो करता है। यह एक ऐसा कर्व है जो किसी निश्चित पॉइंट के ऊपर, स्पेसिफिक पॉइंट पर किसी निश्चित समय में होने वाले डिस्चार्ज को शो करता है कि इस पॉइंट के ऊपर पानी का कितना डिस्चार्ज हुआ है, कितने समय में ये डिस्चार्ज, कि 1 घंटे का डिस्चार्ज कितना है, आने वाले 10 घंटों के अंदर डिस्चार्ज कितना होगा। तो उस चीज़ को शो करता है ये, कि किसी एक निश्चित पॉइंट के ऊपर किसी निश्चित समय पर होने वाले डिस्चार्ज को शो करता है। तो हाइड्रोग्राफ एक ऐसा ग्राफ है या एक ऐसा कर्व है जो डिस्चार्ज को टाइम के साथ शो करता है कि निश्चित समय के अंदर कितना डिस्चार्ज हुआ है उसको शो करता है, और वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर होता है, जो रिवर के ऊपर या कोई चैनल है उसके किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर किसी निश्चित समय में होने वाले पानी के फ्लो को शो करता है। और ये एक ऐसा ग्राफ है जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आउटफॉल के अंदर या एक आउटलेट के अंदर पानी की कितनी मात्रा पहुंचती है, उसको भी ये शो करता है कि इस पॉइंट के ऊपर पानी की कितनी मात्रा पहुंच रही है, ये उसको भी शो करता है। और यह भी दिखाता है ये टोटल रन ऑफ, किसी पॉइंट पर जो टोटल रन ऑफ का मेजरमेंट है, वो टोटल रन ऑफ कितने समय के अंदर अकर हुआ है, उसके टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को भी ये जो हाइड्रोग्राफ है शो करता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल रन ऑफ अकर हुआ है वो कितने समय के अंदर हुआ है। वो 1 घंटे में हुआ है, 2 घंटे में हुआ है, 10 घंटे में हुआ है, एक दिन में हुआ है। तो जो उस टाइम को, इस यहाँ पर जो रन ऑफ है या टोटल डिस्चार्ज हुआ है, उसके अंदर जितना टाइम लगता है उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को भी हाइड्रोग्राफ शो करता है। और जैसे हमने ये हाइड्रोग्राफ, ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसके एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम्स को डिनोट किया जाता है और वाई एक्सिस के ऊपर डिस्चार्ज को डिनोट किया जाता है। वाई डिस्चार्ज, क्यू मीन्स डिस्चार्ज होता है, और जिसको हम क्यूब मीटर पर सेकंड के अंदर मापते हैं। और इस तरह के हाइड्रोग्राफ जो कॉमनली जो सीवरेज है या ड्रेनेज सिस्टम है उसको डिजाइन करने के लिए हम इनका कॉमनली यूज करते हैं। तो ये हाइड्रोग्राफ है। हाइड्रोग्राफ मीन्स कि किसी रिवर के या चैनल के किसी निश्चित पॉइंट के ऊपर किसी निश्चित समय के अंदर कितना वाटर फ्लो हुआ है, कितना डिस्चार्ज हुआ है, उसको ये शो करता है। ये एक ऐसा कर्व है। तो आगे हाइड्रोग्राफ के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रन ऑफ के बारे में पढ़ लेते हैं कि रन ऑफ क्या होता है। जैसे कोई बेसिन है, इस बेसिन के अंदर, ये कोई बेसिन है, इस बेसिन के अंदर हमारा ड्रेनेज पैटर्न है, ये कोई मेन रिवर है, और ये इस पॉइंट से ये ड्रेनेज इस बेसिन से बाहर चली जाती है, जिसको हम आउटलेट बोल रहे हैं। तो इस बेसिन के अंदर एक प्रेसिपिटेशन होती है, वर्षा होती है। तो ये जो प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो वाटर रिसीव हो रहा है वो या तो डायरेक्ट स्ट्रीम में चला जाता है या उसका कुछ पार्ट इन्फिल्ट्रेट होकर वापस से स्ट्रीम के अंदर पहुंचता है। तो हम इसको इस तरह समझते हैं, जैसे किसी भी रिवर के अंदर, जब किसी भी बेसिन के अंदर जब रेनफॉल होती है, तो जो हमारी ये रिवर बहती हुई जा रही है और ये हमारा सरफेस है, ये जो सरफेस है। तो जो रेनफॉल होती है, तो एक तो डायरेक्ट जैसी रेनफॉल होती है वो डायरेक्ट बहकर स्ट्रीम के अंदर चला जाता है, तो उसको हम सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। जैसे ही प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल है वो सरफेस पर अक्कर होती है, तो वो उसी समय या कुछ समय पश्चात बहती ही वो रिवर की तरफ चला जाता है पानी, तो वो सरफेस रन ऑफ होता है। जबकि जब वो कुछ पार्ट, जब उसका रेनफॉल होती है तो उसका कुछ भाग इनफिल्ट्रेट हो जाता है, जो अपर सोइल के अंदर वो कुछ भाग है वो नीचे चला जाता है। तो और पहले से भी इस पार्ट के अंदर कुछ वाटर की अवेलेबल होता है, वो सोइल रंध्रस होते हैं, उनके अंदर पानी
की मात्रा होती है और कुछ पानी इनफिल्ट्रेशन के द्वारा मिलता चला जाता है। तो ये पानी भी कुछ समय के बाद रिवर के अंदर सीपेज के द्वारा चला जाता है। तो इसको हम सीपेज रन ऑफ या सब सरफेस रन ऑफ कहते हैं। उसके बाद इसमें से पानी कुछ मात्रा और नीचे चली जाती है और परकोलेट हो जाता है वो पानी, और परकोलेट होने के बाद जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज है उसके अंदर मिल जाता है और उसको हम बेस फ्लो कहते हैं। और ये बेस फ्लो भी कुछ समय के बाद हो सकता है, कुछ महीनों के बाद, 5 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ये बेस फ्लो भी हमारे स्ट्रीम के अंदर पानी है वो मिलता रहता है। और वो किस कंडीशन में मिलता है, जब ये ग्राउंड स्टोरेज की जो वाटर डेप्थ है वो इंक्रीज होती चली जाती है, और वो इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जो हमारा रिवर है उसका जो वाटर सरफेस का एलिवेशन है वो वाटर डेप्थ से कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो ये बेस फ्लो का वाटर है ये भी रिवर की तरफ मूव करने लग जाता है, तो वो बेस फ्लो कहलाता है। तो इस तरह जो रन ऑफ है वो रन ऑफ क्या था कि जो बहता हुआ जल है उसको हम रन ऑफ कहते हैं। तो वो हमने कहा कि 2 तरह का होता है, सरफेस रन ऑफ और सब सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ तो जो कि जैसे ही वर्षा होती है वो वर्षा का जल बहना स्टार्ट कर देता है और स्ट्रीम के अंदर या किसी चैनल के अंदर मिल जाता है, तो उसको हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। सब सरफेस रन ऑफ क्या होगा, जब वो वर्षा का जल इन्फिल्ट्रेट हो जाता है तो वो सॉइल के नीचे ही मूवमेंट स्टार्ट कर देता है और वो रिवर की तरफ या स्ट्रीम की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम सब सरफेस रन ऑफ कहते हैं। ये भी 2 तरह का होता है, सीपेज रन ऑफ और बेस फ्लो। सीपेज जब इन्फिल्ट्रेट हो जाता है तो इन्फिल्ट्रेशन के बाद वो स्ट्रीम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है सोइल की अपर प्रोफाइल के अंदर। उसके बाद सोइल जो इन्फिल्ट्रेटेड जल है वो भी नीचे की तरफ ग्राउंड स्टोरेज की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वो जो ग्राउंड स्टोरेज है उसके अंदर मिल जाता है। जो ग्राउंड स्टोरेज है वाटर डेप्थ टेबल है उसको हम बेस फ्लो कहते हैं। तो जो सरफेस रन ऑफ है और सीपेज रन ऑफ है ये कुछ समय के बाद, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 1 दिन बाद वो स्ट्रीम के अंदर मिल जाते हैं। मीट इन स्ट्रीम आफ्टर सम टाइम्स, कि कुछ समय के बाद सीपेज रन ऑफ है और सरफेस रन ऑफ है ये कुछ समय के बाद स्ट्रीम में मिल जाते हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट रन ऑफ कहते हैं। और जो बेस फ्लो ग्राउंड वाटर स्टोरेज के रूप में जो वाटर स्टोर हो गया है तो उस वाटर को स्ट्रीम के अंदर पहुंचने में लंबा समय लगता है, हो सकता है महीने भी लग जाए, साल भी लग जाए, तो वो इनडायरेक्ट रन ऑफ कहलाएगा। तो डायरेक्ट रन ऑफ के अंदर हम 2 चीजें शामिल करते हैं, सरफेस रन ऑफ और सीपेज रन ऑफ। लेकिन जो सीपेज रन ऑफ का रोल है डायरेक्ट रन ऑफ के अंदर बिल्कुल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए जो डायरेक्ट रन ऑफ होता है वो हमेशा सरफेस रन ऑफ के इक्वल होता है, क्योंकि जो सीपेज रन ऑफ है उसका इम्पैक्ट है वो ना के बराबर होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट रन ऑफ को हम सरफेस रन ऑफ के इक्वल मान सकते हैं। तो किसी भी एरिया के अंदर टोटल रन ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल रन ऑफ हो जाएगा सरफेस रन ऑफ प्लस बेस फ्लो। सरफेस जो टोटल रन ऑफ है वो किसके इक्वल होगा, सरफेस रन ऑफ की जो सरफेस के ऊपर बहता हुआ जल है और जो अंडरग्राउंड वाटर फ्लो है उसको हम बेस फ्लो कहते हैं। तो उन दोनों को जोड़ दें तो हमारा टोटल रन ऑफ आ जाता है। और जो एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, डायरेक्ट रन हाइड्रोग्राफ कब बनेगा, डायरेक्ट रन हाइड्रोग्राफ जब बनता है जब टोटल रन ऑफ से हम बेस फ्लो निकाल देंगे। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कब बनता है, जब हम टोटल रन ऑफ से बेस फ्लो को निकाल देंगे। और डायरेक्ट रन ऑफ किसके बराबर होता है, सरफेस रन ऑफ के बराबर होता है। तो हमारे पास जो टोटल रन ऑफ है इसमें से सरफेस रन ऑफ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल रन ऑफ के अंदर से हम बेस फ्लो को निकाल देंगे तो हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ निकल कर आ जाता है। इसलिए अब हम ये समझ लिया है तो अब हाइड्रोग्राफ को समझना थोड़ा इजी रहेगा। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ रघुनाथन के अनुसार हाइड्रोग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जो किसी भी समय के अंदर होने वाले डिस्चार्ज को शो करता है कि किसी पॉइंट के ऊपर कितना डिस्चार्ज हुआ है, कितने समय में डिस्चार्ज हुआ है, उसको प्रदर्शित करने वाला एक ग्राफ है। वेबस्टर के अनुसार यह एक ऐसा ग्राफ है जो किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर वाटर के लेवल को या
फ्लो रेट को टाइम के संदर्भ में शो करता है कि कितने समय के अंदर कितना वाटर का फ्लो हुआ किसी भी एरिया के अंदर, और उसके द्वारा क्या सीजनल चेंज हुआ है उसको शो करता है अकॉर्डिंग टू वेबस्टर एनसाइक्लोपीडिया। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोग्राफ। ये हमारा हाइड्रोग्राफ है, जो इसका एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हम टाइम को डिनोट करते हैं, उसको हावर्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारा डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज को हम क्यू के अंदर लिखते हैं, और डिस्चार्ज को किलोमीटर पर सेकंड के अंदर मापा जाता है। तो जो हमारा, जैसे इसको अब कंपोनेंट को समझने के लिए हमें पहले इसको, जैसे ही हमारा कोई रिवर है, इस रिवर के अंदर पहले से पानी अवेलेबल है जो कि इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ये फ्लो का सोर्स जैसे ग्राउंड वाटर सीपेज है, और जो मेल्टिंग स्नो है वो उसकी वजह से हम जो रिवर के अंदर पानी है वो पहले से ही फ्लो कर रहा है, और इसको हम बेस फ्लो का नाम देते हैं कि पहले से जो पानी रिवर के अंदर अवेलेबल है और वो फ्लो कर रहा है, तो वो बेस फ्लो होता है। तो मान लीजिए उस एरिया के अंदर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगी तो इस रिवर के अंदर पानी का फ्लो है वो बढ़ जाता है, और जितनी देर तक बारिश होती है इस जो फ्लो है पानी का वो बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही बारिश कम हो जाती है तो उसके अंदर पानी की मात्रा है वो भी लगातार फिर कम होती चली जाती है, और आखिर में जितना पानी पहले से पानी अवेलेबल था उसी लेवल के ऊपर ये पानी पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इस हाइड्रोग्राफ के द्वारा समझते हैं। पहले की जो बेस फ्लो क्या है कि बेस फ्लो पहले से जो पानी के रिवर के अंदर अवेलेबल है, स्ट्रीम के अंदर अवेलेबल है, वो बेस फ्लो है। तो जैसे एम से ए तक जो ये पानी है रिवर के अंदर, ये बेस फ्लो है। तो कुछ समय बाद जैसे वर्षा स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से इस एरिया के अंदर ये रेनफॉल स्टार्ट हो गई है, तो रेनफॉल जो बेस फ्लो के अंदर, रेनफॉल के अंदर जैसे ही पानी पहुंचता है, स्ट्रीम के अंदर ये पानी पहुंचता है, तो उसके अंदर जो बेस फ्लो है उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है, जो फ्लो है, डिस्चार्ज है, वो बढ़ जाता है। और जितनी मात्रा में वर्षा होगी, तो जितनी अधिकतम वर्षा होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जो डिस्चार्ज है अपने पीक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। जो ये पीक पॉइंट है, ये डिस्चार्ज के पीक पॉइंट को शो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे फिर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी, पानी की मात्रा फिर इस रिवर के अंदर या बेस फ्लो के अंदर कम पहुंचने लग जाती है, तो उस पीक पॉइंट के पास जैसे जैसे मात्रा पानी की या रेनफॉल की मात्रा कम होती चली जाएगी, और जो पीक पॉइंट है वो भी डिस्चार्ज का है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि ये जो वर्षा के पानी की मात्रा है वो धीरे धीरे बहुत कम होती चली जाती है, और आखिर में जो रिवर है वो अपने बेस फ्लो को प्राप्त कर लेती है। तो इस तरह ये हाइड्रोग्राफ है, ये एक अपना कर्व कंप्लीट करता है। तो इस हाइड्रोग्राफ के अंदर कुछ नोटेशन भी होती है, जैसे ये बॉक्स है, ये रेनफॉल को शो कर रहा है। तो ये जो बेस है इस बॉक्स का, ये कि कितने हावर्स वो इस स्थान पर वर्षा हो रही है इसको शो करता है। और ये जो ये पार्ट है कि एक्सेस रेनफॉल डेप्थ को, कितनी मात्रा में ये रेनफॉल हुई है किसी एरिया के अंदर, वो इसको शो करता है। अब समझते हैं इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में। जैसे एम ए डी जो ये है, इसको हम बेस फ्लो कहते हैं। बेस फ्लो क्या है कि पहले से ही जो पानी की मात्रा रिवर के अंदर अवेलेबल होती है उसको हम बेस फ्लो कहते हैं। उसके बाद जैसे ही इसके अंदर वर्षा स्टार्ट होती है, और वर्षा का जब जल इस स्ट्रीम फ्लो के अंदर मिलता है तो उसके अंदर पानी की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज है वो भी बढ़ जाता है। तो जैसे डिस्चार्ज बढ़ता है तो जो ए और बी है, इस डिस्चार्ज को हम राइजिंग लिम्ब के नाम से जानते हैं कि जो पानी की मात्रा है वो बढ़ जाती है, डिस्चार्ज की मात्रा भी बढ़ जाती है, तो ये कर्व है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बी और सी है, ये जो डिस्चार्ज की मैक्सिमम डिस्चार्ज को शो करते हैं, क्रस्ट सेगमेंट बोलते हैं इसको। बी और सी जो इस पॉइंट पर होने वाले मैक्सिमम डिस्चार्ज को शो करता है, इसको हम क्रस्ट सेगमेंट बोलते हैं। बी और सी है जो ये मैक्सिमम, इस बेसिन के मैक्सिमम या इस पॉइंट के मैक्सिमम डिस्चार्ज को शो करता है। पी क्या है कि इस
पॉइंट पर मैक्सिमम डिस्चार्ज जिस पॉइंट पर हुआ है वो मैक्सिमम पॉइंट को शो करता है पी। उसके बाद सी और डी, तो जैसे जैसे वर्षा की मात्रा, ये तो है नहीं कि वर्षा है वो लगातार होती रहेगी तो वो एक समय बाद उसकी मात्रा है वो कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे पानी की मात्रा है उस बेसिन के अंदर, स्ट्रीम के अंदर जो मिल रहा है पानी, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो पानी की मात्रा कम होती जाएगी बेस फ्लो के अंदर, तो डिस्चार्ज है वो भी कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से जो ये लिम्ब ऊपर गई थी, मैक्सिमम डिस्चार्ज तक पहुंची थी, उसके बाद ये गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो सी और डी के बीच में ये गिरती है, तो इस गिरती हुई लिम्ब को हम फॉलिंग लिम्ब कहते हैं, क्योंकि इस एक समय के बाद जो डिस्चार्ज है पानी का वो कम होता चला जाता है। उसके बाद बी है इन्फ्लेक्शन पॉइंट और सी है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जो बी पॉइंट है इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं और सी इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो बी इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है कि बी यहाँ से कोई भी पॉइंट है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज को प्राप्त करता है, जिसको हम इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। और जो सी इन्फ्लेक्शन पॉइंट है यह एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद है वो डिस्चार्ज है वो कम होता चला जाता है। तो ये हाइड्रोग्राफ के कंपोनेंट है, बेस फ्लो, राइजिंग लिव, क्रस्ट सेगमेंट, पीक डिस्चार्ज, फॉलिंग लिव, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और ये कंपोनेंट्स हाइड्रोग्राफ। जैसे बेस फ्लो क्या है कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है रिवर के अंदर, नॉर्मल जो फ्लो होता है पानी के अंदर, वो बेस फ्लो कहलाता है। राइजिंग लिव क्या है, जब बेस फ्लो के अंदर रेनफॉल का जल है वो पहुंचता है तो वो जो करव है, करव ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम राइजिंग लिम्ब कहते हैं। पीक डिस्चार्ज क्या है, मैक्सिमम डिस्चार्ज, जब रिवर के अंदर मैक्सिमम डिस्चार्ज हो जाता है तो जो ये करव है अपने पीक के ऊपर पहुंच जाता है, और ये इसी समय के अंदर होने वाले हाईएस्ट फ्लो को शो करता है। उसके बाद क्रस्ट सेगमेंट क्या है कि जो हमारा बेसिन है उस बेसिन के अंदर पीक डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। जो क्रस्ट सेगमेंट है किसी भी बेसिन के अंदर जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉलिंग लिव क्या है कि जैसे जैसे पानी की मात्रा कम हो जाती है तो जो राइजिंग लिव है और जो पीक है वो हमेशा बढ़ा नहीं रहता है, तो जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती जाएगी डिस्चार्ज की मात्रा भी कम होती जाएगी, तो जो हमारी राइजिंग लिम्ब थी फिर वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, पानी की मात्रा कम होती है तो वो फॉलिंग लिव कहलाती है। और जो हाइड्रोग्राफ का बेस पीरियड होता है वो हमेशा जो रेनफॉल की अवधि होती है उससे हमेशा बड़ा होता है। जैसे किसी एक एरिया के अंदर 2 घंटे बारिश हुई है, तो 2 घंटे बारिश हुई तो इस रिवर के अंदर इस 2 घंटे की बारिश को पहुंचने के अंदर 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। तो इस रिवर का जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है उस मैक्सिमम डिस्चार्ज को प्राप्त करने में 5 घंटे भी लगते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसी तरह यही कह रहा है कि जो रेनफॉल का ड्यूरेशन है वो हमेशा हाइड्रोग्राफ का जो बेस पीरियड है, बेस पीरियड क्या है कि जितनी टाइम के अंदर जो रिवर है वो अपने पीक डिस्चार्ज के ऊपर पहुंचती है, तो वो बेस पीरियड कहलाता है हाइड्रोग्राफ का। तो जो जितने समय के अंदर जो रेनफॉल रिसीव हुई है वो टाइम से हमेशा जो हाइड्रोग्राफ का बेस पीरियड का जो टाइम है वो हमेशा लंबा होता है। उसके बाद है लैग टाइम। लैग टाइम क्या होता है, ये टाइम इंटरवल होता है कि जो जिस समय मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव हुई है उसके मास से अगर हम जो हमारा पीक डिस्चार्ज है उनके बीच का जो टाइम है वो लैग टाइम कहलाता है। जैसे इसको इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि जैसे ये रेनफॉल 3 बार ये रेनफॉल हुई है, हो सकता है कि एक बार ये रेनफॉल 4 सेंटीमीटर हुई, एक बार ये 8 हुई है, एक बार ये 5 हुई है। तो जो एक्सेस रेनफॉल कितनी हुई है, 8 हुई है। तो 8 का हम जो मैक्सिमम एक्सेस रेनफॉल होती है उसका मास ऑफ सेंटर निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा मास ऑफ सेंटर इसका आ गया है, तो इस मास ऑफ सेंटर से जो पीक डिस्चार्ज है, इस मास ऑफ सेंटर से पीक डिस्चार्ज होने में जितना समय लगता है वो हमारा लैग टाइम कहलाता है, टाइम इंटरवल कहलाता है। इसके साथ साथ कि जो हाइड्रोग्राफ है, हाइड्रोग्राफ
कुछ टाइम की कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित है। जैसे टाइम टू पीक। टाइम टू पीक क्या है कि जो राइजिंग लिव है उसको पीक डिस्चार्ज पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, उसको हम टाइम टू पीक या टीपी बोलते हैं। कि पीक डिस्चार्ज पर पहुंचने की जो राइजिंग लिव है, धीरे धीरे पर राइजिंग लिव हमारी बढ़ रही है, उस राइजिंग लिव को जैसे ये बेस बोला, इससे राइजिंग लिव ये बढ़ना स्टार्ट हुई है। तो जैसे जैसे ये अपने पीक पॉइंट पर पहुंचती है, मान लीजिए यहाँ पीक है, तो इस पीक पॉइंट पर पहुंचने के लिए जितना समय लगता है उसको हम टाइम टू पीक बोलते हैं, टीपी बोलते हैं। और ये टाइम टू पीक का जो टाइम है, ये ड्रेनेज डेंसिटी के ऊपर कि इस रिवर के अंदर, बेस फ्लो के अंदर कितनी रिवर्स मिल रही है और उनकी टोटल लेंथ कितनी है, स्लोप कैसा है रिवर का या बेसिन का, चैनल जो है उनका, चैनल का जो बेड है उसके अंदर रफनेस है कैसी है, सॉइल इन्फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, उनके ऊपर ये टाइम टू पीक है ये डिपेंड करता है। उसके बाद है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, कि जो हमारे रिवर है, इस रिवर के अंदर कितने समय के अंदर जो हमारा पूरा बेसिन है, इस पूरे बेसिन से इस रिवर के अंदर जितनी देर में पानी पहुंचता है, वो टाइम है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहलाता है। कि मान लीजिए यहाँ पर वर्षा हुई है, यहाँ पर वर्षा हुई है, यहाँ वर्षा हुई है, तो जो वर्षा का जल है यहाँ से ये कितनी देर के अंदर रिवर के अंदर पहुंच रहा है, तो ये जो टाइम लगता है वो टाइम टाइम ऑफ कंसंट्रेशन या टीसी कहलाता है। लैग टाइम ये हमने पीछे पढ़ा है कि जो एक्सेस रेनफॉल का जो मास ऑफ सेंटर है उससे जो पीक पीक डिस्चार्ज का समय है वो इंटरवल लैग टाइम कहलाता है। उसके बाद टाइम बेस, कि टाइम बेस क्या है कि जो हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बन रहा है वो कितने समय के अंदर बना है, वो टाइम बेस या टीबी कहलाता है। उसके बाद हाइड्रोग्राफ की कुछ टाइप्स है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रोग्राफ है यूनिट हाइड्रोग्राफ है। यूनिट हाइड्रोग्राफ के एल शेरमन द्वारा 1932 के अंदर पहले यूज किया गया था। जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो एक यूनिट को, चाहे वो 1 सेंटीमीटर रेनफॉल हो, 1 मीटर हो, 1 फीट रेनफॉल, जो एक्सेस रेनफॉल है उसकी मात्रा से ये संबंधित होता है, एक यूनिट से। इसको यूनिट हाइड्रोग्राफ इसलिए बोला है क्योंकि ये एक यूनिट वर्षा है, जो अफवाह बेसिन में एक यूनिट जो वर्षा हुई है वो कितने एक निश्चित समय के अंदर एक समान दर से उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप जो हाइड्रोग्राफ बनता है उसको यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ एक यूनिट एक्सेस रेनफॉल, एक यूनिट एक्सेस रेनफॉल 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इत्यादि हो सकती है। तो जो एक यूनिट एक्सेस रेनफॉल है वो किसी भी अफवाह बेसिन के अंदर एक निश्चित समय के अंदर एक समान दर से जो वर्षा हुई है, जो 1 सेंटीमीटर जो वर्षा हुई है एक समान दर से होती है, और इस एक समान दर से उत्पन्न होने के कारण जो हाइड्रोग्राफ बनता है उसको हम यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। और ये डायरेक्ट रन ऑफ को डिटरमाइन करने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। और जो यूनिट हाइड्रोग्राफ कहाँ पर क्रिएट होगा उसकी कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है कि पहली की जो रेनफॉल होगी इस बेसिन के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। जो ड्यूरेशन है बेसिन के अंदर, वो ड्यूरेशन पूरे बेसिन के अंदर वो एक समान होनी चाहिए। उसका जो वितरण है पूरे ड्रेनेज बेसिन के अंदर वो भी एक समान रूप से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ड्यूरेशन भी उसका समान होना चाहिए। जो 1 घंटे बारिश हो रही है तो पूरे बेसिन के अंदर वो 1 घंटे बारिश होनी चाहिए। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी 1 सेंटीमीटर जो रेनफॉल हो रही है वो 1 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरे ड्रेनेज बेसिन के अंदर वो अंदर एक समान वो रेनफॉल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और जो बेस ड्यूरेशन है डायरेक्ट रन हाइड्रोग्राफ की, वो एक यूनिट जो ड्यूरेशन है वो उसके अंदर वो यूनिट है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए।
जो बेस ड्यूरेशन है, बेस टाइम है डायरेक्ट एंड हाइड्रोग्राफ का, जो हम यूनिट डायरेक्शन के अंदर इफेक्टिव रेनफॉल को पढ़ रहे हैं, वो बेस ड्यूरेशन भी कांस्टेंट रहना चाहिए। इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो ये हम कंडीशन एजम्पशन मान रहे हैं, ये लार्ज एरिया के अंदर अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं कि पूरे एरिया के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रेनफॉल का, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ये जहाँ पर स्नोफॉल हो रही है, वहाँ स्नोफॉल एरिया के अंदर भी हम यूनिट हाइड्रोग्राफ को इम्प्लीमेंट या अप्लाइड नहीं कर सकते हैं। और जो कई बार दो स्ट्रोम एक जैसी कंडीशन के अंदर किसी भी स्थान पर किसी भी समय के अंदर वो अक्कर्स हो जाते हैं, तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर भी यूनिट हाइड्रोग्राफ के पैटर्न को डिजाइन कर यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना भी पॉसिबल नहीं होता है। कि जो अगर दो बार किसी भी स्ट्रीम के अंदर रेनफॉल हो रही है, तो जरूरी नहीं कि वो किसी भी स्थान और समय के संदर्भ के अंदर उनका जो एक समान से हो रही है या उनका वितरण एक जैसा हो, ये जरूरी नहीं कि वो हर जगह एक जैसा हो। तो इसलिए हम उनके प्रत्येक जो स्ट्रोम है, उसके स्ट्रोम का यूनिट हाइड्रोग्राफ कंस्ट्रक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ हाइड्रोग्राफ है। एनालिसिस ऑफ हाइड्रोग्राफ ये हमने पढ़ लिया सारा। तो जो हाइड्रोग्राफ के एनालिसिस से हमने क्या देखा कि किसी भी निश्चित समय पॉइंट के ऊपर किसी निश्चित समय के अंदर कितना डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस डिस्चार्ज को हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस मेजरमेंट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो वो एनालिसिस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो उस एनालिसिस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं। किसी भी एरिया के अंदर डैम का निर्माण कर सकते हैं, कहाँ पर पुल का निर्माण होगा, कहाँ पर रिजर्वायर का निर्माण हम कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोग्राफ के एनालिसिस से हमें पता लग जाता है। और किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना मैक्सिमम डिस्चार्ज हुआ है, वो भी हम हाइड्रोग्राफ के द्वारा पता कर सकते हैं कि एक रिवर के अंदर कौन से पॉइंट के ऊपर पानी की मात्रा वो ज़्यादा रहती है, वो मैक्सिमम डिस्चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाइड्रोग्राफ के द्वारा फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम डिस्चार्ज हो रहा है, तो कौन से एरिया के अंदर फ्लड आने की संभावना होगी, तो वो उसकी फोरकास्टिंग भी हम हाइड्रोग्राफ के द्वारा कर सकते हैं। इरिगेशन प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो बेस फ्लो है उसके द्वारा उसके अंदर जितना पानी की मात्रा रेशो हो रही है, तो उससे हम डिस्चार्ज रेट का पता चल जाता है। और डिस्चार्ज रेट के द्वारा हम किसी भी एरिया के अंदर वो इरिगेशन पानी की कितनी मात्रा अवेलेबल होती है किसी भी रिवर के अंदर, स्ट्रीम के अंदर, तो उसके बेस पे हम इरिगेशन प्लानिंग कर सकते हैं। और हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज का पता चल जाता है कि किसी समय के अंदर कितने समय के अंदर मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी एरिया बेसिन के अंदर। तो हम ये फ्लड से जो होने वाले प्रभाव है, उन प्रभावों को कम कर सकते हैं। हम इस टोटल फ्लो को मेजर करके फ्लड से होने वाले प्रभावों को कम कर सकते हैं, उसके नुकसान को कम कर सकते हैं। फ्लो डिजाइन कर सकते हैं, जो वाटर फ्लो है उसको हम डिजाइन कर सकते हैं। ये है ना।